आज की इस वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं सेल टैक्स एक्ट 1919। ये एक टैक्स लॉ है। इसके टोटल 10 चैप्टर हैं, 13 शेड्यूल हैं एंड 77 सेक्शन हैं। तो लिहाजा इसको एक वीडियो में तो कवर करना इम्पॉसिबल है। सो लिहाजा इस वीडियो में हम लोग इसका जस्ट प्रियम्बल, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की फर्स्ट 10 डेफिनेशन को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेल टैक्स एक्ट 1919 जो बेसिकली टैक्स लॉ है, स्टेट दैट एक्ट नंबर 3 of 1951 as amended by Act 7 of 1990। सो ये 1951 का तीसरे नंबर का कानून है जिसको अमेंड किया गया है 1990 के एक्ट 7 के तहत। अब इसके प्रियम्बल की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं कि एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द लेवी ऑफ अ टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स। अब जो इसमें ब्रैकेट्स वाली लाइन है उसको आप 1 मिनट के लिए स्किप कर दें। सो बेसिकली वो ये कह रहा है कि जब आप लोग गुड्स को यानी चीज़ों को सेल करते हो और उस सेल के ऊपर जिस कानून के तहत टैक्स लगता है उन कवानीन को इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत यानी सेल टैक्स एक्ट के तहत कंसोलिडेट एंड अमेंड किया गया है। अब ये जो गुड्स आप लोग सेल कर रहे हैं, गुड्स आपके पास ड्राइव होने की तकरीबन 5 सिनेरियोज़ बताए हुए हैं इन्होंने कि ये जो गुड्स आप लोग सेल कर रहे हो सकता है कि ये इम्पोर्ट आपने किया हो, मतलब बाहर की कंट्री से आपने मंगवाए हैं और आगे फर्दर आपने पाकिस्तान में सेल करने हैं। जिस टाइम आपने इम्पोर्ट करके मंगवाया है इन्हें, तो उस इम्पोर्टेशन के टाइम का मतलब आपने वो चीज़ें परचेज़ की और किसी ने आपको सेल की। तो उस टाइम उस सेल के ऊपर जब आप इम्पोर्ट करते हो तो उस इम्पोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो उन गुड्स पे, वो सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत लगेगा। नंबर 2, इसी तरह अगर आप कोई चीज़ बाहर के मुल्क भेज रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस टाइम भी आपने वो चीज़ सेल की और किसी ने आपसे परचेज़ की, सेल ऑफ गुड्स तो हुई। तो उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर, उसकी इस टाइम जो आप सेल कर रहे हो उसकी एक्सपोर्टेशन की सूरत में, तो उस सेल के ऊपर भी जो टैक्स लगेगा वो सेल टैक्स एक्ट 1990 के लिए लगेगा। नंबर 3 सिनेरियो, ये प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी मिलती-जुलती ही हैं कि यानी आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस की या आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की। अब क्या आपने अपने पास ही रख लेनी है? ज़ाहिर है आपने उसको बेचना है। तो उसको जब आप लोग बेचोगे, सेल करोगे, तो उस टाइम ये जो आपकी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस गुड्स की सेल पर जो टैक्स लगेगा, वो भी इस सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत ही लगेगा। लास्ट है कंज़म्पशन ऑफ गुड्स, मतलब ये चीज़ हो सकता है इम्पोर्ट होकर आई या जो है वो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर हुई। अब जो कोई पार्टी आपसे ये खरीद रही है फॉर द पर्पज़ ऑफ कंज़म्पशन, खरीद तो रही है ना, सेल तो हो रही है ना, तो उस टाइम जो कंज़म्पशन की सूरत में भी गुड्स की सेल हो रही है, उस सेल पर भी जो टैक्स लगता है वो सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत ही लगेगा। सो सिंपल इज़ दैट, इस कानून का यही एक फ़ॉर्मूला है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपकी गुड्स आया, इम्पोर्ट हो रही, एक्सपोर्ट हो रही, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, कंज़्यूम हो रही, उन गुड्स की सेल के ऊपर जिस कानून के तहत टैक्स लगाया जाता है, उन कवानीन को कंसोलिडेट और अमेंड कर रहा है ये कानून सेल टैक्स एक्ट 1990। यानी गुड्स बेसिकली 5 गुड बताए हुए इस तरह आपके पास ड्राइव हो रहे हैं, उन गुड्स के ऊपर जो उनकी सेल के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट है इसका, ये है बेसिकली इसका प्रेमर, वो कह रहे हैं कि इसकी सिग्निफिकेंसी की वजह भी सेम वही है जो ऊपर हम लोगों ने बताया कि जो भी आप गुड्स सेल करते हो उस से गुड के ऊपर की जो सेल जो आपको इनकम हासिल होती है उस पर जो टैक्स लगता है, जिस कवानीन के तहत ये कानून उन तमाम कवानीन को एक जगह पे कंसोलिडेट यानी कंपाइल करा है, उनमें अमेंडमेंट प्रोवाइड करा है और ये जो गुड्स आप लोग सेल कर रहे हो वो किस तरह आपके पास हासिल हो सकती है, इंपोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, इनमें किसी मुल्क के थ्रू। इट इज़ हियरबाय एनेक्टेड एज़ फॉलो, मतलब जो इसका प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव बता दिया गया है उसी की बेस पर जो है वो इसकी जो टोटल 77 सेक्शन है वो बेस करते हैं, ड्राइव किए गए हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 1 जिसमें पहला है प्रीलिमिनरी। फर्स्ट 2 सेक्शन ही आएगा, जिसमें चैप्टर 1 में सिर्फ 2 सेक्शन ही हैं। फर्स्ट सेक्शन में इसकी नेम क्लाउज़ और एक्सटेंशन और कमेंसमेंट का बताया गया है और सेक्शन 2 में इसमें डेफिनेशंस बताई गई हैं, जो कि आगे फर्दर इस कानून में यूज़ होने वाली हैं टर्मिनोलॉजीज़। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1, शोर टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, 3 सबसेक्शन। सबसेक्शन 1 स्टेट दैट दिस एक्ट में भी, सेक्शन 1 आसान से ही है, इसमें सबसे पहले सबसेक्शन 1 में बताया कि इस एक्ट का नाम जो है सेल टैक्स एक्ट 1990 है। बाकी फिर इसकी एप्लीकेबिलिटी बता दी गई है कि कानून जो है पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है। मतलब पूरे पाकिस्तान में आप कोई भी गुड्स जो हैं वो बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, आया वो आप इम्पोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, कंज़म्प कर रहे हो, तो वो उन गुड्स के ऊपर जो टैक्स, उनकी सेल पर जो टैक्स लगेगा वो सेल टैक्स एक्ट
1990 के तहत लगेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है कि भई इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट ये है कि ये वो कह रहे हैं कि इट शैल कम इंटू फोर्स ऑन सच डेट ऐसा मतलब इसकी कमेंसमेंट उस डेट से होगी जिस दिन फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट की स्पेसिफाई कर देगी कि इस डेट से इसकी कमेंसमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है। प्रोस्पेक्टिव लॉ वो होता है जो कि जिसकी एप्लीकेबिलिटी किसी फ्यूचर डेट से हो, तो उसमें डेट इन्होंने स्पेसिफाई नहीं की, इन्होंने बता दी कि उस डेट से अमल दरामद इस पर होगा, नाफिजुल अमल होगा ये कानून जो कि बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट फेडरल गवर्नमेंट नोटिस में स्पेसिफाई कर देगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 2 की तरफ। इसमें टोटल आई गेस 47 डेफिनेशंस हैं, इसलिए इनको एक वीडियो में तो करना कवर करना है ही इम्पॉसिबल। अब हम लोग इसकी फर्स्ट 10 डेफिनेशन जो है वो इस वीडियो में कवर कर लेते हैं और फिर फर्दर 10-10 करके ही हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन 2 डेफिनेशन कह रहे हैं कि इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपुग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेंट्स, यानी इस एक्ट में जब तक कोई चीज़ इसके सब्जेक्ट और कंटेंट से ऑपोजिट नहीं जा रही, मतलब कि अभी आगे जाके हम फर्दर सेक्शन पढ़ेंगे, जो उनका टाइटल होगा वो उसका सब्जेक्ट है, जो उनके अंदर कंटेंट बताया गया होगा वो कंटेक्स्ट है। वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर फर्दर आगे आपको पूरे इस लॉ में इसके सब्जेक्ट और कंटेंट से सो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस एक्ट के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस की जाने वाली है ना, चाहे अब ये एक्टिव टैक्स पेयर है या एपेलेट ट्रिब्यूनल है, जो इन टर्मिनोलॉजीज़ का यहाँ पर मतलब यानी इस डेफिनेशन वाले सेक्शन में बता दिया गया है, यही अगर टर्मिनोलॉजीज़ आपको आगे जाके भी इसी कानून में किसी जगह पे इस्तेमाल होती नज़र आ जाती हैं, तो आपने यही अज़्यूम करना है कि जो इनको डिफ़ाइन किया गया था सेक्शन 2 में, वही सेम इनका मतलब वहाँ पर भी होगा, अगर आगे जाके किसी सेक्शन की प्रोविज़न में ये वर्ड यूज़ हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट इसकी एक्सेप्शन है कि वो कह रही है अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपुग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेंट्स, यानी हो सकता है कि जब आगे जाके ये यूज़ तो हो यही टर्मिनोलॉजी जो कि सेक्शन 2 में एक्सप्लेन करती गई, लेकिन उस टाइम जो जिस सेक्शन में यूज़ हो रही है उस सेक्शन का जो टाइटल है यानी इसका सब्जेक्ट और उस सेक्शन का जो कंटेंट है यानी इसका कंटेंट्स, उसमें उसका मतलब कुछ और सेंस में लिया गया हो, जो कि ऑपोज़िट हो उस सेंस से जो कि सेक्शन 2 में इस वर्ड को डिफ़ाइन किया गया है। तो उस टाइम हम लोगों ने उस व्यू को लेकर चलना है कि जो उस सिनेरियो में उस टाइम उसका मतलब है, उसको हम अज़्यूम करेंगे। अदरवाइज़ जनरली यही है कि जो डेफ़िनेशन किसी टर्म की यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई है और आगे वो कानून में किसी भी सेक्शन में आके आगे जाके यूज़ होती है, तो हम लोगों ने उसको वैसे ही उसका वही मतलब अज़्यूम करना है जो कि सेक्शन 2 में एक्सप्लेन कर दिया गया था। सो ये सिंपल सा था। अब सबसेक्शन 1 जो है इसमें वो कहता है कि एक्टिव टैक्स पेयर कौन होगा? अकॉर्डिंग टू सेल टैक्स एक्ट एक्टिव टैक्स पेयर कौन होगा? अब एक्टिव टैक्स पेयर से मुराद बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सेल टैक्स फाइलर कौन होगा। जैसे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो पर्सन फाइलर होता है जो कि हर साल कंटिन्यूअसली अपनी रिटर्न सबमिट कराता है, जो कि सेक्शन 114 की उस पर रिक्वायरमेंट है वो रिटर्न सबमिट करने की, वो अपनी रिटर्न सबमिट करवाए तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर वो पर्सन जो है वो फाइलर कहलाता है। अब वो कह रहे हैं कि सेल टैक्स के एक्ट के तहत कौन पर्सन फाइलर कंसीडर किया जाएगा, कौन पर्सन एक्टिव टैक्स पेयर कंसीडर किया जाएगा। सो वो कह रहे हैं कि मीन्स आर रजिस्टर्ड पर्सन हु डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। सो एक्टिव टैक्स पेयर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्टिव टैक्स पेयर से मुराद है एक रजिस्टर्ड पर्सन। अब रजिस्टर्ड पर्सन से यानी कि वो पर्सन जो कि सेल टैक्स के तहत रजिस्टर्ड हो और वो पर्सन जो कि इन फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर फॉल ना कर रहा हो, तो वो पर्सन अकॉर्डिंग टू सेल टैक्स एक्ट 1990 एक्टिव टैक्स पेयर यानी कि फाइलर कहलाता है। सो वो कौन सी फॉलोइंग कैटेगरीज है जिसमें इसको एक्टिव टैक्स पेयर होने के लिए नहीं फॉल करना? सो पहली तो ये है कि हु इज़ ब्लैक लिस्टेड और हुज रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 21। सो वो कह रहे हैं कि जो पर्सन सेक्शन 21 के तहत ब्लैक लिस्टेड हो गया है और जिसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाती है, वो पर्सन जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाता। अब आप सेक्शन 21 को जब देखेंगे तो उस पढ़ेंगे हम, तो वहाँ पर ये बेसिकली बताया गया है कि अगर कोई पर्सन अपनी फेक इनवॉइसेस जमा करवाता है ना, या फिर उस पे ये ऑफेंस साबित हो जाता है कि उसने टैक्स फ्रॉड कमिट किया, तो यानी अगर वो अपनी फेक रिटर्न सबमिट करे और जो उस पर टैक्स बनता है वो टैक्स वो ड्यू वो सही से पूरा पे ना करे, तो इस ग्राउंड की बेस पे बेसिकली उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की जाती है और इसी वजह से उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाता है अंडर सेक्शन 21। अब क्लाउज बी कहता है कि फेल टू फाइल अ रिटर्न अंडर सेक्शन 21 बाय द ड्यू डेट फॉर द 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड, यानी कि वो पर्सन जिसने अपनी सेक्शन 26 के तहत अपनी रिटर्न सबमिट ना की हो, यानी वो अपनी सेल टैक्स रिटर्न उसने सबमिट ना की हो, ड्यू डेट गुजर जाए और तब भी वो अपनी रिटर्न सबमिट ना करे, सेल टैक्स रिटर्न जमा ना करे, और जो उसने ना की हो वो भी कंसेक्टिव 2 रिपीट टैक्स पीरियड उसने गुजार लिए हैं, मतलब उसका ये जो फॉल्टी जा रहा है रिटर्न ना जमा करवाना सेल टैक्स रिटर्न की, वो उसको 2 टैक्स पीरियड हो गए हैं, तब वो पर्सन
कंसीडर किया जा मतलब 2 टैक्स पीरियड तो हो गए वो फिर वो पर्सन कंसीडर किया जाता है कि वो भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। अब ड्यू डेट जो है वो सेल टैक्स रिटर्न ना इसका जो टैक्स पीरियड होता है सेल टैक्स रिटर्न बेसिकली हर महीने सबमिट करनी होती है। और ड्यू डेट आपकी ये होती है कि 1 महीना जिसकी गुज़र गया है ना उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है उसकी 15 डेट आपकी ड्यू डेट कंसीडर की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर तो आपके जो जून की आपने सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है एक पर्सन ने, तो यहाँ पर जो जून की सेल टैक्स रिटर्न का जो ड्यू डेट होगी वो होगी 15 जुलाई, क्योंकि टैक्स पीरियड इसका था पूरा महीना यानी जून का, और उसकी ड्यू डेट बनती है अगले मंथ की 15 डे। तो जून की अगर आपने सेल टैक्स रिटर्न अपनी जमा करवानी है तो वो 15 जुलाई तक करानी है। 15 जुलाई के बाद वो हो जाएगा कि ड्यू डेट एक्सपायर हो गई। तो आप ये समझ लो कि एक पर्सन ने अपनी ना मई की जमा करवाई जो कि ड्यू डेट बनती थी 15 जून, और इसी तरह जो है ना जून की जमा करवाई जो कि ड्यू डेट बनती थी 15 जुलाई। अगर इसने अपनी ये मुसलसल मई और जून 2 महीनों की 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड की वो फ़ॉल्टी है, उसने नहीं जमा करवाई अपनी सेल टैक्स रिटर्न सेक्शन 26 के तहत, तो वो पर्सन भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाता अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू द सेल टैक्स एक्ट 1990। नेक्स्ट है क्लॉज़ सी, हू फेल टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 114 और स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 115 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बाय द ड्यू डेट। अब यहाँ पर भी बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अगर किसी पर्सन ने सेक्शन 114 के तहत जो ड्यू डेट बनती है रिटर्न सबमिट करने की, वो उसने उस ड्यू डेट तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं की, जो कि बेसिकली होती है ये एनुअल टैक्स रिटर्न होती है। इनकम टैक्स में ना आपने सालाना अपनी रिटर्न जमा करवानी होती है, सालाना इनकम की, जो कि टैक्स पीरियड 1 जुलाई से ती स्टार्ट होके 30 जून पर एंड होता है, और ड्यू डेट इसकी सितंबर तक जाती है। कंपनी के केस में दिसंबर तक जाती है और इंडिविजुअल के केस में सितंबर तक जाती है। तो अगर तो कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन ने अपनी टैक्स ईयर 2024 जो कि स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2030 से और एंड होगा 30 जून 2024 पे, तो इसका जो टैक्स रिटर्न की डेट बनती है थी वो बनती थी 31 सितंबर तक जो है वो बनती थी। अगर वो पर्सन अपनी 31 सितंबर तक जो है वो यानी 31 सितंबर 2024 तक वो अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाएगा, तो वो पर्सन भी कंसीडर किया जाएगा कि वो भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो सेक्शन 115 के तहत उसने अपनी स्टेटमेंट जमा करवानी थी ड्यू डेट से पहले-पहले, वो भी अगर उसने सबमिट नहीं की। अब सेक्शन 115 में बेसिकली वो पर्सन डिस्कस है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जिन पर्सन के ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं कि उन्होंने रिटर्न सबमिट नहीं करवानी। अगर वो इस तरह के सिनेरियो है उनका, तो उन्होंने तब भी बताना है कि भई इस वजह से मैंने नहीं सबमिट करानी अपनी रिटर्न, और ड्यू डेट वही सेम होगी। सो वो कह रहे हैं कि हु फेल टू फाइल क्वार्टरली और एनुअल विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब इसके अलावा नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि अगर कोई पर्सन सेक्शन 165 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत अपनी विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट आया या तो क्वार्टरली यानी 3 माह की या फिर एनुअल विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट सबमिट नहीं करवा पाता, तो वो पर्सन भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा। सो अगर मैं इस डेफिनेशन को दोबारा से एक्सप्लेन करूँ कि कौन सा पर्सन अकॉर्डिंग टू सेल टैक्स एक्ट 1990 एक्टिव टैक्स पेयर कहलाता है, तो सिंपल इज़ दैट ये है कि हर वो रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब वो पर्सन जो कि सेल टैक्स के तहत रजिस्टर है, और वो पर्सन जो कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करवाए सेक्शन 114 और 115 के तहत, वो पर्सन जो कि अपनी सेल टैक्स रिटर्न भी जमा करवाए सेक्शन 26 ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत, और वो पर्सन जो कि अपनी विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट भी सबमिट करवाए, मतलब सेक्शन आया वो एनुअली हो या फिर क्वार्टरली यानी 3 माह की अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत, और वो पर्सन जो कि सेक्शन 21 ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत ब्लैक लिस्टेड ना हुआ हो और उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड ना हुई हो, वो पर्सन अकॉर्डिंग टू द सेल टैक्स एक्ट 1990 एक्टिव टैक्स पेयर यानी फाइलर कहलाता है। और वो कौन सा पर्सन जो है जो कि कह रहे हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा, वो पर्सन जो कि सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर तो है, लेकिन रजिस्टर होने के बावजूद वो अपनी सेल टैक्स रिटर्न तकरीबन 2 माह उसे हो गए हैं कि 2 माह की उसने अपनी सेल टैक्स रिटर्न जमा ना करवाई हो, नंबर 1। नंबर 2, वो पर्सन जिसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 114 115 तहत जमा ना करवाई हो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के। नंबर 3, वो पर्सन जिसने अपनी विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट सेक्शन 165 के तहत जमा ना करवाई हो। और नंबर 4, वो पर्सन जिसने फेक इनवॉइसेस या टैक्स फ्रॉड किया है जिसकी वजह से सेक्शन 21 ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत वो ब्लैक लिस्टेड हो गया और उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड हो गई है। वो पर्सन एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाता अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि इसकी सबसे फर्स्ट सबसेक्शन 1 में जो एक्टिव टैक्स पेयर है में कौन पर्सन आता है अकॉर्डिंग टू सेल टैक्स एक्ट में, कौन पर्सन एक्टिव टैक्स पेयर यानी फाइलर कंसीडर किया जाता है, और कौन पर्सन एक्टिव टैक्स पेयर नहीं यानी नॉन फाइलर कंसीडर किया जाता है।
नेक्स्ट चलते हैं 1A की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं 1A की तरफ, जिसका टाइटल है एपेलेट ट्रिब्यूनल। सो वो कह रहे हैं कि इससे क्या मुराद है। वो कह रहे हैं मीन्स द एपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 130 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। नेक्स्ट है सबसेक्शन 1A एपेलेट ट्रिब्यूनल means the appellate tribunal inland revenue established under section 130 of income tax ordinance 2001। so subsection 1 simply just इतना सा ये बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेल टैक्स एक्ट 1990 एपेलेट ट्रिब्यूनल के एक्सप्रेशन का मतलब सेम वही है जो कि इस एक्सप्रेशन का मतलब कंसीडर किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 130 के तहत। यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है एस्टैब्लिश्ड, यानी इधर जो सेल टैक्स एक्ट के तहत जो एपेलेट ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश हो रहा है वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा जिस तरह के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 130 के तहत इस्टेब्लिश हुआ है ना। सो बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अब एपेलेट ट्रिब्यूनल के एक्सप्रेशन को जानने के लिए हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 130 को देखना पड़ेगा। सो सेक्शन 130 को जब हम देखेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई एपेलेट ट्रिब्यूनल बेसिकली एक लीगल एंटाइटी है जो कि कंसिस्ट होती है 3 पर्सनस पे। नंबर 1 तो एक चेयरमैन पे, नंबर 2 अकाउंटेंट मेंबर्स पे और नंबर 3 जुडिशियल मेंबर्स पे। इन तीनों पर्सन को अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर। अब इनकी क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ये सेक्शन 130 में बताया गया है और पीएम ने इनको इलेक्ट करना होता है। इलेक्ट इन्हें बेसिकली किया जाता है एपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एपेलेट ट्रिब्यूनल अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इस्टेब्लिश की जाती है। अब एपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का क्या पर्पस है, किसके लिए इसको अपॉइंट इस्टेब्लिश किया जाता है। इसका पर्पस होता है कि अगर तो कोई पर्सन डिससेटिस्फाई है कमिश्नर अपील के फैसले से, आया कमिश्नर है या फिर कोई टैक्स पेयर है, तो वो उसके फैसले के अगेंस्ट बेसिकली एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील लेकर जाते हैं। बेसिकली हिरार्की है बताई हुई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कि अगर कोई पर्सन फर्स्टली डिससेटिस्फाई है कमिश्नर के ऑर्डर से तो वो उसके अगेंस्ट लेकर जाता है अपील कमिश्नर अपील के पास। और जब कोई पर्सन कमिश्नर अपील के ऑर्डर से डिससेटिस्फाई है या कमिश्नर है या टैक्स पेयर है तो वो लेकर जाते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। और एपेलेट ट्रिब्यूनल से के फैसले से अगर कोई डिससेटिस्फाई है तो फिर हाई कोर्ट में रेफरेंस जाता है, और अगर हाई कोर्ट के भी आप ऑर्डर से डिससेटिस्फाई होते हो तो फिर आप लोगों ने लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट में मैटर लेकर जाने के लिए पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, तब आप लोग लेकर जाते हो। तो ये एक हिरार्की है, लेकिन हमारा इस हिरार्की को जस्ट एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड समझने का लॉजिक है कि मैंने यहाँ पर इसलिए डिस्कस किया कि आपका माइंड क्लियर हो। यहाँ पर एपेलेट ट्रिब्यूनल से मुराद वो कह रहे हैं कि सेम उस एक्सप्रेशन का वही मतलब जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बता दिया गया। सो वहाँ पर ये बताया गया है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल एक ऐसी लीगल एंटाइटी है जो कि चेयरमैन पे, जुडिशियल मेंबर पे, काउंटर परमिशन होती है, जिन्हें पीएम सेलेक्ट करता है एपेलेट ट्रिब्यूनल लैंड रेवेन्यू के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और उसका फंक्शन क्या है कि अगर कोई टैक्स पेयर या कमिश्नर डिससेटिस्फाई है कमिश्नर अपील के फैसले से तो वो इसका फंक्शन है कि उसने इस अपील को सुनना है और इसके पास अपील की जाती है बेसिकली सेक्शन 131 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत। सो एपेलेट ट्रिब्यूनल का अगर आपको समझ आ गया है तो अब हम लोग चलते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ। तो कहता है एप्रोप्रिएट ऑफिसर। अब एप्रोप्रिएट का वर्ड का क्या मतलब, उसका मतलब है मुनासिब मौजू। सो कह रहे हैं मीन्स एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन अंडर दिस एक्ट। यानी इससे मुराद वो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर हैं जिनको बोर्ड यानी कि एफपीआर बेसिकली तौर पर ऑथराइज करती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू कि अंडर दिस एक्ट आपने फ़लाँ फ़लाँ फंक्शन को परफॉर्म करना है, तो वो पर्सन एप्रोप्रिएट ऑफिसर होंगे। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर को जो ऑफिसर हैं यानी कि जो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर अथॉरिटी है उसमें कमिश्नर आ जाता है, कमिश्नर अपील आ जाती है। तो उनकी फ़लाँ फ़लाँ फंक्शन उनको बताया गया है कि भाई ये इन्होंने परफॉर्म करना है। हर फंक्शन हर एक पर्सन ने सारे फंक्शन तो नहीं परफॉर्म करने। तो उन्होंने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ की होती है, डिवीजन ऑफ पावर किया होता है। तो वो भी कह रहे हैं कि जो एक पर्सन को कोई इनलैंड रेवेन्यू को अंडर दिस एक्ट इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर कोई फंक्शन असाइन करते बोर्ड के फलां फंक्शन आपने करना है, वो फलां फंक्शन आपने करना है, तो वो एप्रोप्रिएट ऑफिसर कहलाएगा कि फलां फंक्शन के लिए ये मुनासिब ऑफिसर है। जिस तरह हम लोग जाते हैं एडमिशन करवाने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर हमें कहा जाता है एडमिशन डिपार्टमेंट से जाएँ, एडमिशन डिपार्टमेंट में मिल लें। वहाँ पर आप क्लर्क के पास जाते हो, जो भी आपका एडमिशन स्टाफ होता है। इसी तरह अगर आपको कोई चेक वगैरह मिलता
है तो वो आपको फिर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का उधर भेज देते हैं कि आप वहाँ जाएँ, यानी वहाँ वो अब आपका मामला डिपार्टमेंट में डील नहीं होना होता। इसी तरह आपने फ़ीस जमा करवानी होती है तो फिर आपने बैंक में जाना होता है। हम लोग अपनी लाइफ़स्टाइल में, अपनी लाइफ़ में भी अगर हम देखें तो हम हर एक पर्पज़ के लिए एक एप्रोप्रिएट ऑफ़िसर यानी एक एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट में जाते हैं। अब ये तो नहीं है कि एक लॉ स्टूडेंट है, उसने मैस कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया हुआ है, वो लॉ की डिग्री वहाँ से कर रहा है, वो एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट ही नहीं है उस डिग्री के लिए। इसी तरह कह रहे हैं कि अगर एक फ़लाँ फ़ंक्शन के लिए एक एप्रोप्रिएट ऑफ़िसर बोर्ड स्पेसिफ़ाई कर देती है कि ये फ़लाँ काम इसी बंदे ने करना है, तो फिर वो उस काम के लिए आपको उसी ऑफ़िसर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक एप्रोप्रिएट ऑफ़िसर होगा और बाय ऑथराइज़्ड बाय द नोटिफ़िकेशन ऑफ एफपीआर होगा। तो आई होप आपको एप्रोप्रिएट ऑफ़िसर का और ये एप्रोप्रिएट टर्म की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं एरियर्स एरर्स। इसको देखते हैं कि इसको गूगल किस तरह प्रोनाउंस कर रही है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि कोई इसे मैं ये एरियर्स बन रहा है या क्या बनता है, इसको देखते हैं पहले इसे गूगल किस तरह प्रोनाउंस करती है। Arrears. Arrears. तो कहते हैं कि जो अरियर्स हैं इन रिलेशन टू अ, यानी इसका मतलब होता है बकाया जात। आप इसे कह सकते हो ड्यू टैक्स भी। तो वो कह रहे हैं कि इन रिलेशन टू अ पर्सन मीन्स ऑन एनी डे द सेल टैक्स ड्यू, इन रिलेशन टू अ पर्सन मीन्स ऑन एनी डे द सेल टैक्स ड्यू एंड पेएबल बाय द पर्सन अंडर दिस एक्ट बिफोर दैट डे बट विच हैज़ नॉट येट बीन पेड। वो कह रहे हैं एक पर्सन के हवाले से उस पर एक डे ड्यू था, कि ये एक डे स्पेसिफाई था जिस डे पे उसे कहा गया था कि अंडर दिस एक्ट आप पर लाइबिलिटी है, पेएबल है आप पर, कि फलां टैक्स सेल टैक्स ना आप पर ड्यू है इस डे तक, आपने टैक्स पे करना है इस डे से पहले पहले तक। एक डे स्पेसिफाई थी एक पर्सन के लिए, उस डे पे उसे कह दिया गया था कि इस डे तक इतना सेल टैक्स आप पर ड्यू है और उस डेट तक आपने ये टैक्स पे करना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसने वो उस डेट तक वो टैक्स जो उस पर ड्यू था, वो सेल टैक्स इसने पे नहीं किया, तो अब वो एरियर्स बन जाएगा। अब इसको अगर मैं आपको सादा सा एक्सप्लेन करूँ तो ये भी आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखें। हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल, हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल, एक हम लोग देखते हैं सुई गैस का बिल, इसी तरह इंटरनेट का बिल हो सकता है, आपकी स्कूल फ़ीस हो सकती है, किसी किस्म की भी फ़ीस आप लगा लें, हॉस्टल में मेस बिल लगा लें। ये सारी चीज़ों की एक नोटिस होता है आपको इंटीमेट, ये भी एक तरह से देखा जाए इंटीमेशन ही होती है ये बिल भी, कि ये ड्यू डेट उसमें दी होती है कि इस डे तक आपके ऊपर इतना ड्यू है, ये बिल आपका, ये आप काइंडली पे कर दें। और फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिल में अगर हम देखें तो साथ में हम लोगों ने ये आता है कि ये बिल विद इन अ ड्यू डेट एंड बिल आफ्टर ड्यू डेट, एक वर्ड आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें लिखा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि भई ये अगर इस ड्यू डेट के अंदर आपके ऊपर इतना है, ये आपके ऊपर बिल है, आपने ये पे करना है। जैसे ही वो चीज़ अगर आप नहीं करते, वो ड्यू डेट गुज़र जाती है, तो वो फिर बिल आप पे ड्यू हो गया। यानी वो आपका ड्यू एरियर्स बन गया, वो आपका ड्यू टैक्स बन गया। सेम लाइक दैट वो कह रहे हैं सेल टैक्स में भी यही है कि एक डे आपको बता दिया गया था कि इस डे तक अगर आपने पे करना है। मिसाल के तौर पे एक पार्टी को कहा गया था कि 15,000 रुपए आपका सेल टैक्स है, 15 फरवरी तक ही है और ये आपकी 15 फरवरी ड्यू डेट है। 15 फरवरी तक उसने बड़े मज़े से बैठा रहा, उसने जमा ही नहीं करवाया अपना सेल टैक्स। अब 15 फरवरी के बाद यही 15,000 उस पर ड्यू टैक्स बन जाएगा, एरर्स बन जाएगा। सो नेक्स्ट अब आपके पास आ जाता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहता है एसोसिएट और एसोसिएटेड पर्सन। सो कैन शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन सेक्शन 85 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। यानी कि सेल टैक्स एक्ट 1990 में जो एक्सप्रेशन एसोसिएट और एसोसिएट पर्सन का यूज़ हो रहा है, इस एक्सप्रेशन का सेम वही मीनिंग है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 85 पे एक्सप्लेन किया गया है। इट्स मीन ये हुआ कि एसोसिएट की और एसोसिएटेड पर्सन की टर्म को समझने के लिए हमें पहले सेक्शन 85 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को देखना पड़ेगा। तो सेक्शन 85 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में इस टर्म यानी एसोसिएट को इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि जब एक पर्सन का एक्शन जो है वो डिपेंड करता है दूसरे पर्सन की इंटेंशन पे, यानी आप सिंपली कह सकते हो कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिहाफ पे कोई काम कर रहा हो, तो उसे हम लॉ में कहते हैं कि ये पर्सन आपस में एक दूसरे के एसोसिएट हैं। लेकिन मिसाल में फॉर एग्जांपल जैसे कि एक पर्सन है और उसका रिलेटिव, ये आपस में एसोसिएट कंसीडर किए जाते हैं। ट्रस्टी और उसका बेनिफिशियरी,
एओपी में यानी पार्टनरशिप में तमाम मेंबर्स आपस में एक दूसरे के एसोसिएट कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का फंक्शन जो है वो दूसरे पर्सन के बिहाफ पे होता है और उसकी इंटेंशन पर बेस करता है। लेकिन साथ ही इसको एक्सेप्शन भी इसे बता दी गई थी कि ये तो जनरल रूल था कि अगर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस में दूसरे के एसोसिएट नहीं कहलाते, क्योंकि हम तो ये कह सकते हैं ना कि एक बॉस ने फलां काम किया हुआ था, उसने कहा था अपने सेल टैक्स एजेंट को कितनी सेल तुमने करनी है, उसका एक्शन उसकी इंटेंशन पे उसके बिहाफ पे था, उस जाके लोगों को चीज़ें बेच रहा था, तो क्या हम कहेंगे एसोसिएट? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ आपस में एसोसिएट नहीं कंसीडर किए जाते, यानी मालिक और मुलाजिम आपस में एसोसिएट नहीं कंसीडर किए जाते। सो एसोसिएट का भी अगर आपको समझ आ गया हो तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 3A की तरफ। 3A कहता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और कह रहे एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब एओपी। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? इसमें एक तो फर्म शामिल है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शामिल है, इसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन शामिल है, जैसे कि सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी तरह कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन यानी किसी भी किस्म की एओपी, किसी भी किस्म की कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्लब वगैरह जो कि किसी फॉरेन लॉ के तहत बना हुआ है, वो सारी चीज़ें एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में शामिल है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब बहुत सारे लोग आपस में असेंबल हुए हैं कोई फलां बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अब आके उन्होंने बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है। इसमें फर्म है, डिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी बड़ी पर्सन जो किसी फॉरेन लॉ के तहत स्टैब्लिश होती है, वो एओपी है। लेकिन इसमें कंपनी नहीं शामिल होती, कंपनी एओपी हरगिज़ नहीं कंसीडर की जाती। नेक्स्ट आ जाते हैं 3AA सेक्शन 3AA की तरफ। उसमें बताया गया है बैंकिंग कंपनी। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बैंकिंग कंपनी में दो चीज़ों को बैंकिंग कंपनी कहा गया है। नंबर 1 मीन्स अ बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन द बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962। सो वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक तो बैंकिंग कंपनी उस कंपनी को कंसीडर किया जाएगा जो कि सेम डेफिनेशन जो कि बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत डिफाइन की गई है। दूसरा वो एनीबॉडी कॉर्पोरेट विच ट्रांजैक्ट, ठीक है, इसके अलावा कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जो कि पाकिस्तान में बैंकिंग बिजनेस कर रही है वो कहलाएगी बैंकिंग कंपनी। अब बैंकिंग बिजनेस मतलब कि हमारे जितने भी बैंक हैं वो एक तरह से कॉर्पोरेट बॉडी है और वो बैंकिंग बिजनेस कर रही हैं हमारे मुल्क में, तो वो सारे तमाम बैंक जो है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बैंकिंग कंपनी कहलाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 कह रहे हैं वो कंपनी जो कि बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस के अंदर डिफाइन की गई। अब बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 के अंदर किस चीज़ को बैंकिंग कंपनी कहा गया है? इसके लिए भी आपको बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 देखना पड़ेगा, जिसमें है सेक्शन 5 क्लाउज सी ऑफ द बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962, जिसमें इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि सेम वही बताया गया है कि एक ऐसी कंपनी जो कि बिजनेस बैंकिंग बिजनेस कर रही हो, वो कंपनी जो है वो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 बैंकिंग कंपनी कहलाती है, और इसमें उसी कंपनी की वो ब्रांचेस भी शामिल हैं जो कि आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग बिजनेस ही कर रही हो। सो आई होप आपको बैंकिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट ही समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो बोर्ड कह रहे हैं कि द बोर्ड शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड अंडर क्लाउज 8 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। मतलब जो इस कानून के अंदर जो बोर्ड का एक्सप्रेशन यूज हुआ है तो उसका भी सेम वही मतलब है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 2 के क्लाउज 8 के अंदर उस चीज़ का मतलब बताया गया है। सो अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए इससे फिर हम मुझे इसे रेलेवेंट लॉ को देखना पड़ेगा, यानी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 2 के क्लाउज 8 को देखना पड़ेगा। वहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर बताया गया है कि बोर्ड के एक्सप्रेशन में वहाँ पर शामिल है CBR प्लस FBR, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट आ जाता है जी 4A। 4 कहता है चीफ कमिश्नर। तो कहिए चीफ कमिश्नर से मुराद है मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज द चीफ कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन 30। अब इससे मुराद है कि भाई इससे मुराद है कि चीफ कमिश्नर से मुराद वगैरह वो पर्सन है जो कि अकॉर्डिंग टू दिस कानून यानी सेल टैक्स एक्ट के सेक्शन 30 के तहत वो पर्सन जो कि ऐसा चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपॉइंट होता है उसे हम चीफ कमिश्नर कहते हैं। इसी तरह कमिश्नर अपील की अगर बात करें, इससे मुराद वो पर्सन है जो कि इसी सेल टैक्स एक्ट के सेक्शन 30 के तहत ऐसा कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अपील अपॉइंट होता है। इसी तरह कमिश्नर सेक्शन 5 की अगर बात करें तो इसमें बताया गया है कि इससे मुराद है वो कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अपॉइंट, इससे मुराद भी वही कमिश्नर फिनलैंड रेवेन्यू है जो कि इसी सेल टैक्स एक्ट के सेक्शन 30 के तहत अपॉइंट होता है। सो मतलब वो कह रहे हैं कि इनसे मुराद वही ये जो डेजिनेटेड अथॉरिटी, इनसे मुराद वही पर्सन है जो कि इसी डेजिनेटेड अथॉरिटी पे आया कमिश्नर अपील, चीफ कमिश्नर कमिश्नर के तौर पर अंडर द सेल टैक्स एक्ट के सेक्शन 30 के तहत अपॉइंट हुए हों, तो उन्हें हम ये रिस्पेक्टिव अथॉरिटी यानी चीफ कमिश्नर कमिश्नर अपील और कमिश्नर कंसीडर करेंगे। अब अगर हम देखें कि इनमें से कौन सुपीरियर है इन तीनों 4A AA और 5 में जो हम लोगों ने अथॉरिटीज़ पढ़ी, इनमें से सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा डोमिनेट तो है जी चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर
आई थिंक सो, नहीं नहीं सॉरी, कमिश्नर अपील है। सो इसमें जो कह रहे हैं कि चीफ कमिश्नर, कमिश्नर अपील बेसिकली ये सबऑर्डिनेट होते हैं एफपीआर को, मतलब अपने तमाम एक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, एफपीआर को जवाब दें ये लोग। जबकि कमिश्नर जो है वो चीफ कमिश्नर के सबऑर्डिनेट होता है। सो ये अपने एक्शन के लिए जिम्मेदार है। ये मैंने वैसे यहाँ पर आपका ना माइंड क्लियर करने के लिए कि तीनों में आप कंफ्यूज ना हो, मैंने इसलिए बता दिया कि ये सेक्शन 30 में बेसिकली यही बताया गया है कि कौन किसके सबऑर्डिनेट है। नेक्स्ट है कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो कह रहे हैं मीन्स द रजिस्ट्रेशन नंबर और एनी अदर नंबर अलॉटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। सो वो कह रहे हैं कि जब एक पर्सन सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होता है ना, तो जो कोई रजिस्टर्ड नंबर और दूसरा नंबर इसे अलॉट किया जाता है वो इसका टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहलाता है। सेम लाइक दैट, जैसे हम इनकम टैक्स के अंदर हम जब अपना एनटीएन बनवाते हैं तो आपका जो सीएनआईसी होता है वही आपका एनटीएन नंबर होता है, और वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। जब आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हो तो उस पर आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है? आपका सीएनआईसी नंबर, वही आपका एनटीएन कहलाता है। तो कह रहे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाता है वही बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यहाँ पर जो कि हम सेल टैक्स की बात करें तो कह रहे जब आप सेल टैक्स के तहत रजिस्टर होते हो तो उस टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको जो नंबर अलॉट किया जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा नंबर, वो आपका कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहलाता है। अब यहाँ पर एक बीइंग अ लॉयर एक इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड में याद रख लें कि जब भी आप लोगों ने इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होना है ना, तब आपको बस इनकम टैक्स के यानी आपको इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होना है तो तब आपको बस उधर ही रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आपने सेल टैक्स के तहत रजिस्टर्ड होना है तो उस टाइम आपको पहले इनकम टैक्स के अंदर भी रजिस्टर्ड होना पड़ता है, देन आप लोग सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। यानी बगैर इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हुए बगैर आप सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। अब नेक्स्ट आ जाता है 5AA कंपनी। अब कंपनी की अगर हम बात करें ना तो टोटल यहाँ पर 9 एंटाइटीज, 9 लीगल बॉडीज को जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंपनी कंसीडर किया गया है। मैं आपके साथ सिर्फ ये 5 सेक्शन तक ही कंप्लीट करूँगी क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी फ़िलहाल, तो बाकी का फिर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये हम जल्दी से अब कंप्लीट करते हैं। सो 5AA कंपनी, कंपनी में मैंने कहा कि इसमें टोटल 9 एंटाइटीज़ जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। सो कंपनी में सबसे पहले लिखा हुआ है क्लाउज ए में कि कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। सो कंपनी के एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि इसमें एक तो वो कंपनी शामिल होगी जो कि कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर जो एंटाइटी कंपनी कंसीडर की गई है तो वो होगी। अब कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर अब कंपनी को क्या डिफाइन किया गया, क्योंकि इसको समझने के लिए फिर हमें वो समझना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 में जब आप लोग जाएँ ना, तो वहाँ पर सेक्शन 2 का सबसेक्शन 7 आप देखें, तो वहाँ पर आपको इसकी कंपनी की डेफिनेशन मिलेगी जिसमें ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यानी कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 उस लीगल एंटाइटी को हम लोग कंपनी कंसीडर करेंगे जो कि इसी ऑर्डिनेंस के यानी कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत इस्टेब्लिश और रजिस्टर्ड हुई होती है। और इस्टेब्लिशमेंट और रजिस्ट्रेशन से जो रेलेवेंट पार्ट इस कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 का डील करता है वो है पार्ट 4 सेक्शन 14 टू 51 इससे डील करता है। अगर किसी को ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वो वहाँ पर चला जाए, लेकिन अगर किसी का सिलेबस का पोर्शन ही जस्ट सेल टैक्स एक्ट तक है तो वो सिर्फ इसी तक ही रहे कि कंपनी में अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 9 एंटाइटीज़ को कंपनी कंसीडर किया गया है। नंबर 1 तो उसको कंपनी कंसीडर किया गया है जो कि कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत कंपनी है, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वो चीज़ कंपनी कंसीडर की जाती है जो कि इसी कानून के तहत रजिस्टर और इस्टेब्लिश होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लाउज बी की तरफ। वो कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इन्फोर्स इन पाकिस्तान। इसके अलावा कोई भी ऐसी कॉर्पोरेट बॉडी जो कि पाकिस्तान में कोई लॉ इन्फोर्सेबल है उसके तहत फॉर्म्ड हुई हो, जैसे कि हमारे पास एक कंपनी एक्ट 2017 है, उसके तहत अगर कोई चीज़ कंपनी स्टैब्लिश हुई है तो वो उसे भी हम कंपनी कंसीडर करेंगे। इसके अलावा आ जाता है मुदारबा, मुदारबा को भी कंपनी कंसीडर किया गया है। अब मुदारबा क्या है? मुदारबा बेसिकली एक प्योर इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, एक पार्टनरशिप की फॉर्म है। इसके अंदर बेसिकली 2 पार्टीज़ होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं रब्बुल माल और दूसरे को हम कहते हैं मुदारिब। अब रब्बुल माल बेसिकली होता है इन्वेस्टर और मुदारिब बेसिकली होता है मैनेजर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मुदारबा का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके में से किसी एक अच्छा इसकी आपको ना ज़्यादा इसमें तरह एग्जांपल समझ आएगी। जैसे कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आजकल कोई चला हुआ है शो शो शार्क टैंक के नाम से, मुझे उसका नाम नहीं प्रॉपर याद। उसमें बेसिकली वो यही दिखा रहे हैं कि यूथ जो है वो अपना बिजनेस आइडिया दे रही है और जो इन्वेस्टर हैं वो उन्हें इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर उन्हें उनका आइडिया पसंद आ जाए। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यूथ क्यों अपना आइडिया लेकर आई है भाई?
उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास माइंड तो है, वो काम करने के लिए भी विलिंग है, लेकिन उनके पास सरमाया नहीं है। तो मुदारबा में भी बेसिकली यही होता है कि एक पार्टी होती है जिसके पास एक पार्टी होती है जिसके पास वो है, स्किल है, वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास सरमाया नहीं है, वो कहलाता है मुदारिब सॉरी। दूसरी पार्टी है रब्बुल माल इन्वेस्टर, उसके पास पैसा है पर उसके पास वक़्त नहीं है, उसके पास एनर्जी नहीं है, टाइम नहीं है, वो नहीं लगा सकती यहाँ पर। तो वो पर्सन उसे कहता है इन्वेस्टर कि मैं तुम्हें इन्वेस्ट करूँगा और जो तुम्हारा आइडिया है ना, उस पर तुम बिज़नेस करो। लेकिन शर्त ये है कि जो इस बिज़नेस से फ़ायदा होगा वो हम दोनों आपस में जो हमारा एग्रीमेंट हो रहा है उसमें जितना पोर्शन वो कहता है 50-50% या 40-60% वो कहते हैं हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ये होता है मुदारबा। आई होप अब आपको समझ आ गई हो, अगर नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम लोग पार्टनरशिप में नहीं पढ़कर आए, डोरमेंट पार्टनर और एक्टिव पार्टनर। सो वहाँ पर क्या होता था कि एक्टिव पार्टनर ने काम करना होता था डोरमेंट पार्टनर के बिहाफ पे, डोरमेंट पार्टनर को भी बीच में से मुनाफा मिल जाता था। तो डोरमेंट पार्टनर यहाँ पर आप रब्बुल माल को कंसीडर कर लें कि उसने जस्ट पैसा लगाया हुआ है, ना एनर्जी लगा रहा है ना काम कर रहा है। एक्टिव पार्टनर वो है जो कि मुदारिब है, जो कि एनर्जी लगा रहा है, काम कर रहा है, मैनेज कर रहा है, लेकिन मुनाफा उनका आपस में जो उनकी रिस्पेक्टिव पोर्शन डिसाइड हुआ है उस हिसाब से उन्होंने डिवाइड करना है, क्योंकि एक का पैसा है और एक का वक्त है, और टाइम इज़ मनी और मनी तो इज़ मनी। सो अब इसके बाद आ जाता है आपके पास क्लाउज़ डी। वो कहते हैं बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इसी तरह वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट बॉडी है जो कि पाकिस्तानी कानून के तहत ही रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन है वो पाकिस्तान से बाहर, तो वो भी हम इस कानून के तहत कंपनी कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है, तो अभी तक कितनी एंटाइटीज़ अभी तक यहाँ आ गई हैं कंपनी में, 4 हो गई। नंबर 5 कहते हैं कोई ट्रस्ट है कंपनी कंसीडर की जाएगी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी कंसीडर की जाएगी इस कानून के तहत, कोई फाइनेंस सोसाइटी है, और इसी तरह कोई भी सोसाइटी जो कि एस्टैब्लिश है कंटिन्यू बाय अंडर लॉ, कोई कानून जो इस टाइम इनफोर्सेबल है ना उसके तहत एस्टैब्लिश है कंटिन्यू, यानी इस तरह वो कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई कानून जो कि रिपील हो गया है उसके तहत अगर कोई बॉडी रजिस्टर्ड भी होगी, तो जब कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उस बॉडी का क्या कॉन्सेप्ट रह गया। सो वो कह रहे हैं कि कानून जो कि इन फोर्स इस टाइम चल भी रहा है उसके तहत वो बनी है, तो वो चीज़ भी जो है वो कहलाएगी आपके पास कंपनी। नेक्स्ट आ जाता है कोई भी फॉरेन इनकॉर्पोरेशन बेशक वो इनकॉर्पोरेटेड बेशक वो रजिस्टर्ड है या नहीं, वो इमटेरियल है, जिसको बोर्ड जो है वो बाई यानी एफपीआर जनरल स्पेशल ऑर्डर के तहत डिक्लेयर कर देता है कि वो कंपनी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत, वो फॉरेन एसोसिएशन कहलाएंगे। अब यहाँ पर बता दिया गया है कि भाई ये 9 एंटाइटीज़ हैं टोटल बनती, जिनको कंपनी कंसीडर किया है इस कानून के तहत। अब अगर इन्हें कंपनी कहा गया तो उसका मतलब इन पे इन्हें अगर कंपनी कंसीडर किया जा रहा है तो उसका मतलब ये कि इन्हें टैक्स भी देना पड़ेगा, सेल टैक्स इन्हें देना पड़ेगा। नेक्स्ट है 5 ट्रिपल ए कंप्यूटराइज सिस्टम। वो कह रहे हैं कि मीन्स एनी कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम टू बी यूज्ड बाय द बोर्ड और एनी अदर ऑफिसर एज में बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। मतलब वो कह रहे हैं इस एक्ट के पर्पस को पूरा करने के लिए, यानी गुड्स की सेल पर सेल टैक्स को लगाने के लिए एक कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम जो कि एफपीआर या कोई भी इसका ऑफिसर जिसे एफ बोर्ड स्पेसिफाई नोटिफाई कर देती है यूज़ करेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। मतलब एक कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को जब एफपीआर खुद या उसका कोई नोटिफाइड ऑफिसर इस एक्ट के पर्पस को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करे, यानी गुड्स की सेल पर टैक्स लगाने के लिए इस्तेमाल करे, तो उसे हम कंप्यूटराइज सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है 5AB कॉटेज इंडस्ट्री। 5AB कॉटेज इंडस्ट्री, इसमें आ रहा है मीन्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है सरोकार होना, ताल्लुक होना। विच फुलफिल ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। वो कह रहे हैं कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका सरोकार जस्ट मैन्युफैक्चरिंग के काम से है, और इसमें ये हर ईच मतलब ये सारी कंडीशन जिसमें पूरी हो रही हैं, वो चीज़ जो है वो एंटाइटी वो बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री कहलाए अकॉर्डिंग टू सेल टैक्स एक्ट। सो कह रहे नंबर 1 तो है डज़ नॉट हैव इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। मतलब जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी और गैस का कनेक्शन तो हो, लेकिन वो इंडस्ट्रियल ना हो, यानी कि डोमेस्टिक हो तो चलेगा, इंडस्ट्रियल होगा तब वो फिर कॉटेज इंडस्ट्री नहीं कहलाएंगे। इसके अलावा कह रहे हैं कि वो किसी रेजिडेंशियल एरिया में उसकी लोकेशन हो, मतलब ये कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लोकेशन अगर होगी तब नहीं चलेगा, वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं कहलाएगी। अगर तो रेजिडेंशियल एरिया में लोकेशन होगी तब वो कॉटेज इंडस्ट्री कहलाएगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इनका जो टोटल लेबर फोर्स है ना वो जस्ट, ये कैसे पॉसिबल है, हाँ 10 वर्कर ही है। सो कह रहे हैं जो उनका टोटल लेबर फोर्स है ना वो जस्ट उनके पास जो इतने वर्कर हैं टोटल लेबर हैं वो जस्ट 10% हो, 10 से ज़्यादा ना हो।
नंबर डी एनुअल और टर्नओवर। टर्नओवर बेसिकली होता है, आप कह सकते हो इसकी ग्रॉस इनकम, मतलब एक साल के अंदर आपको जितना उस बिजनेस से हासिल होता है, आपका प्रॉफिट प्लस सेल, आपकी पूरी सेल रिसिप्ट, वो कहलाता है टर्नओवर। वो कह रहे हैं जो उनका सालाना टर्नओवर है ना तमाम सप्लाई से, वो जस्ट 8 मिलियन रुपीज़ तक हो, उससे ज़्यादा ना हो। अब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, इसका मतलब 8 मिलियन यानी 80 लाख। उनका जो एनुअल टर्नओवर हो वो 80 लाख तक हो, 80 लाख से ज़्यादा ना हो, तो वो कॉटेज। अब कॉटेज इंडस्ट्री होने के लिए क्या चीज़ें हैं, वो कह रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका सरोकार जस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से है, और वो जिसके पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी और गैस का कनेक्शन है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी और गैस का कनेक्शन नहीं है, उसका सालाना टर्नओवर जस्ट 80 लाख है, उससे ज़्यादा नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर जस्ट 10 हैं, 10 से ज़्यादा ना हो, और वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेट ना करिए, किसी रेजिडेंशियल एरिया में लोकेट करिए, तो वो इंटायरटी कॉटेज इंडस्ट्री कहलाएगी अकॉर्डिंग टू सेल टैक्स एक्ट 1990। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास 5AC, जो कि कहता है क्रस्ट। अब ये क्रस्ट जो है वो एब्रीवेशन है बेसिकली इस टर्म की। वेट अ मिनट प्लीज़। तो वो कह रहे हैं कि क्रस्ट जो है ना वो बेसिकली इस की टर्म की जो है वो एक्सप्लेनेशन एब्रीवेशन है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड एवोल्यूशन ऑफ सेल टैक्स। इसमें ये बताया गया है कि मीन्स अ कंप्यूटराइज प्रोग्राम फॉर एनालाइजिंग क्रॉस मैचिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न। मतलब क्रस्ट बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटराइज प्रोग्राम है जो कि यूज़ होता है सेल टैक्स रिटर्न को एनालाइज करने के लिए, उनकी क्रॉस मैचिंग के लिए। उसे हम कहते हैं क्रस्ट, जो कि एब्रीवेशन है कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड एवोल्यूशन ऑफ सेल टैक्स की। अब इसकी आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी इस सिनेरियो से कि जब हम लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं सेक्शन 114 पर, जो कि आपके ऊपर जिन पर्सन की लिस्ट प्रोवाइड की गई है सेक्शन 140 में, जिन्होंने अपनी रिटर्न जमा करवानी है। जब एक पर्सन अपनी रिटर्न जैसे सबमिट करवाता है ना, अगर तो वो बिल्कुल ठीक हो, मतलब जो उसने अपनी सेल्फ असेसमेंट की है वो उसकी बिल्कुल ठीक है कि मुझ पर इतना ही टैक्स बनता था, इतना ही टैक्स ड्यू था मुझ पर, इतनी मेरी इनकम बनती थी, इतनी मेरे पास एसेट्स हैं। अगर किसी पर्सन ने अपनी वो असेस करके सेल्फ असेसमेंट करा के रिटर्न जमा करवाई, साथ ही उसे 120 का अगर नोटिस आ गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, तो इसका मतलब वो एफपीआर अथॉरिटीज़ की तरफ से उसे नोटिस आया होता है कि हाँ ठीक है, आपने अपनी असेसमेंट बिल्कुल ठीक की है। वो सेल्फ असेसमेंट होती है, वो भी बेसिकली क्रॉस चेकिंग ही हो रही होती है कि जो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई वो बिल्कुल ठीक है, इतना ही आप पे ड्यू टैक्स था, इतनी ही आपकी इनकम थी। तो यहाँ पर भी क्रस्ट का जो मेथड है सेल टैक्स रिटर्न में वो यही है कि जब आप अपनी सेल टैक्स रिटर्न जमा करवाओगे, जो टैक्स पेयर है वो अपनी रिटर्न जमा करवाएगा सेल टैक्स रिटर्न, तो एफपीआर अथॉरिटीज़ की तरफ से उसकी क्रस्ट मेथड के थ्रू कंप्यूटराइज़ प्रोग्राम से एनालाइज़ और क्रॉस मैचिंग की जाएगी, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होता है कि हाँ, इतना इसके ऊपर टैक्स ड्यू है इतना। तो वो कह रहे हैं कि जो जो इस तरह का प्रोसेस होता है ना, जिसमें आपकी सेल टैक्स रिटर्न की क्रॉस मैचिंग एनालाइजिंग हो रही होती है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं, जो कि एब्रिविएशन है कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड एवोल्यूशन सेल टैक्स की। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, अब मैं नेक्स्ट जो है वो ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।